स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वास्थ्यविद, और स्वास्थ्यविद का कॉमन टॉपिक ध्वनि प्रदूषण, बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा दोनों का। तो बीएससी नर्सिंग का पेज नंबर 115, बीएससी नर्सिंग पेज नंबर 115 115 और डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 96। तो कल हमने ध्वनि प्रदूषण शुरू कर लिया था, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने थोड़ा सा इसका इंट्रो बताया था कि 2 से 20 डेसिबल तक और 20 से 20 हर्ट्ज तक इसकी वैल्यू नॉर्मल होती है, ठीक है। तो आगे आज हम करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम। उसके लिए हम क्या क्या कदम उठाएंगे। सबसे वेरी फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, शहरों का योजनाबद्ध तरीके से निर्माण। अब योजनाबद्ध तरीके से शहरों का निर्माण कैसे करेंगे, तो क्या है, जब शहर के अंदर कोई फैक्ट्री वगैरह अगर उद्योग खुले तो उसको रेजिडेंशियल एरिया से काफी दूर बनवाएंगे, ये ना हो वहीं पे आपका घर है और वहीं पे इंडस्ट्रीज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो परिवहन होते हैं, परिवहन में क्या है, जैसे बस वगैरह है ना, बस स्टैंड हो गए और हो गए, अगर वो आपके बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में होंगे तो आपको हॉर्न का, क्योंकि बस स्टैंड पे एनी टाइम बस वाले हॉर्न मारते रहते हैं तो फिर नॉइज पोल्यूशन से आप डिस्टर्ब हो सकते हो। इसलिए जो परिवहन अड्डा है वो क्या है, जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे काफी दूर बनवाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, तो आवासीय क्षेत्र और मुख्य सड़क के बीच में हरित क्षेत्र का निर्माण करेंगे। जैसे एक साइड में आवासीय क्षेत्र है और इधर मेन सड़क है ना, उसके बीच में एक जैसे पेड़ पौधों की लेयर बना दी है ना, जिससे कि थोड़ा नॉइस का कंट्रोल हो सके और आपको आपकी निजी जिंदगी में कोई डिस्टरबेंस ना हो पाए। तो इस तरह से। और क्या है, मुख्य सड़क को चौड़ा करें, जो मेन रोड है, जो हाईवे है, उसको चौड़ा करने का फायदा क्या है इसमें नॉइज पोल्यूशन में, ट्रैफिक नहीं होगा। ट्रैफिक नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो हॉर्न मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वाहनों पर नियंत्रण। जैसे लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बड़ी बड़ी गलियों के अंदर घुसा देते हैं, फिर अगर मान लो साइड में कोई बाइक खड़ी है तो लगातार हॉर्न मारते जाएंगे, ठीक है। अब मतलब वो ये गलती अपनी नहीं देखते कि उन्होंने इतनी मतलब जो भीड़ भाड़ वाली गलियां हैं उनके अंदर गाड़ी क्यों लेके आए। लोग मेन मार्केट के अंदर भी बिल्कुल उधर बड़ी बड़ी गाड़ियां, कैंटर, जो पिकअप वगैरह होती है वो घुसा देते हैं, फिर उसके बाद हॉर्न मारना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए क्या करना है, उन पर नियंत्रण करना है। तो जो मान लो आवासीय क्षेत्र, रेजिडेंशियल एरिया, उनमें जो ये साधन होते हैं बड़े बड़े या गाड़ियां, उनका आवागमन कम करना है। जैसे कई कॉलोनियों वाले क्या करते हैं, अपने आप शहरों में देखो कॉलोनी में गेट लगा देते हैं दोनों साइड, एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी, ताकि ज़्यादा गाड़ियां वगैरह या उसको आम रास्ता ना बनाया जाए। जिससे कि क्या है, एक तो बच्चों की प्रोटेक्शन होती है, अगर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि उधर फिर मतलब गाड़ियों की लाइनें नहीं लगेंगी और क्या होगा, हॉर्न वगैरह मार के वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, भवनों के श्रवण संबंधी पृथक्करण को बढ़ाना। अब ये कहना कि एक बड़े भवन की जगह क्या करें, छोटे छोटे अलग अलग थोड़े अपने को भवन बनाने हैं, निर्माण करने हैं। और जो यंत्र आदि अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एवं रहने वाले लोगों को व्यवस्थित करें। जो मतलब ज़्यादा आवाज़ वाले हैं उनकी अच्छे से व्यवस्था करके रखना चाहिए। ध्वनि रहित भवन का निर्माण करना चाहिए। अगर जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो क्या है, जो नॉइसलेस होते हैं ना, जैसे आजकल मिरर भी लगते हैं जिसमें आवाज़ अंदर नहीं जाती, अगर ज़रूरत है तो उस तरह का भी कोई आप भवन का निर्माण करें। और क्या है, उद्योग एवं रेल सेवाएं, सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है ना फैक्ट्रियों में और रेलवे की। तो क्या करें, उद्योगों में जहाँ ध्वनि का अत्यधिक उत्पादन हो वहीं उसका नियंत्रण करना चाहिए,
एक तो उसका कंट्रोल करना चाहिए, और क्या है, यदि ऐसा संभव न हो तो आवास एवं इन क्षेत्रों के बीच पेड़ पौधों द्वारा हरित क्षेत्र बनाकर, ठीक है, वही बात होगी जो एक ग्रीन बेल्ट की पट्टी बीच में दे देंगे। ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या है, पेड़ पौधे वाले जो अलग से एरिया छोड़ा जाता है, उसके अंदर कंटिन्यूअसली छोटे या बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा, क्या करें, जो लगातार ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में काम करता है तो उसकी हम सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हेयरिंग प्रोटेक्शन ऐड करेंगे, कोई उसको ऐसा उपकरण देंगे जो क्या है, सुनने में सुरक्षा, श्रवण सुरक्षा, ताकि उसको बहरापन या डीफनेस ना आ पाए। तो और क्या करना है, उनकी जो मान लो बंदे काम कर रहे हैं अपने फैक्ट्रीज वगैरह में, उनकी ड्यूटी जो शिफ्ट है वो चेंज करते रहें, क्योंकि कंटिन्यूअसली 85 डेसिबल के शोर में अगर वो काम करेगा तो उसमें डीफनेस उत्पन्न होगी। ठीक है, डीफनेस क्या है, बहरापन। ठीक है, कंटिन्यूअसली फिर क्या है, शिफ्ट बदल देंगे तो उसके कानों को कुछ रेस्ट मिलता रहेगा और वो बहरा होने से बच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जागरूकता। फिर क्या करना है हमने, समय समय पर पब्लिक के अंदर जागरूकता पैदा करनी है, किससे रिलेटेड, ध्वनि प्रदूषण जो नॉइज पोल्यूशन है उससे रिलेटेड उनको बताना है कि कितनी वैल्यू, कितनी आवाज़ से आप, कितनी वैल्यू से ऊपर जाने पर नॉइस होने से आप में बहरापन हो सकता है। फिर क्या है, शिक्षा। शिक्षा में वही है, जागरूकता, शिक्षा होगी तो जागरूकता अपने आप होगी। ठीक है, प्रभाव, प्रदूषण का प्रभाव का रोकथाम के संबंध में सभी प्रकार के जो मान लो जन संचार माध्यमों से आम जनता को शिक्षित करें, जैसे टीवी, रेडियो या जैसे भी सोशल मीडिया से इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। ठीक है, फिर क्या है, विधान। विधान क्या है, अलग अलग मतलब ध्वनि नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड हम कानून बनवाएंगे जिससे कि लोग उसका पालन करने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, कई सिटीज में क्या था, हॉर्न के ऊपर पाबंदी है ना, हॉर्न बजाने के लिए फाइन होता है। तो मतलब खासकर ऐसे एरिया में जहाँ पे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या रेजिडेंशियल एरिया हो, तो वहाँ पे हॉर्न मारने पे फाइन लग सकता है। प्रेशर हॉर्न बिल्कुल बैन है, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली में ऐसी सिटीज में प्रेशर हॉर्न जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा शोर वाले, वहाँ पे नॉर्मल हॉर्न अलाउड है। ठीक है, तो ये तो अपना हुआ ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू होगा अपद्रव निर्मूलन, यानी कि डिस्पोजल वेस्ट। अपद्रव निर्मूलन, निर्मूलन, डिस्पोजल वेस्ट। ये क्या होता है, जो हम लोग अब जैसे मान लो डेली लाइफ में जितने भी मान लो पब्लिक है, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, तो रोजाना की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसको जब पूरा करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, खाना पीना सभी जो जनरल एक्टिविटीज करेंगे हम लोग, तो वो एक्टिविटीज में क्या होगा, कुछ वेस्ट भी उत्पन्न होता है ना, खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, जैसे अपनी बॉडी में वेस्ट उत्पन्न होता है वैसे हम जब कोई एक्टिविटीज करते हैं तो वहाँ पे भी वेस्ट, कूड़ा करकट हम फैलाएंगे। ठीक है, तो अब वो कूड़ा करकट जो फैला है उसके लिए जो मैनेजमेंट होगी, जो वेस्ट को उसको डिस्पोज करेंगे हम, उसको डिस्पोज करना भी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर कूड़ा करकट फैलता रहेगा तो बीमारियां उत्पन्न होती रहेंगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपद्रव निर्मूलन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि उसको कूड़ा करकट का निपटान हमने कैसे करना है। सबसे पहले आ गया सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो ठोस अपशिष्ट है
उनका निपटान हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का काम है, ठीक है। मतलब वो ऐसी ऐसी टेक्निक्स निकालेंगे जिससे हम जो वेस्ट है उनका डिस्पोज कर सकें, ठीक है। तो अपशिष्ट का अनुचित निपटान कई स्वास्थ्य परिणामों को जन्म देता है, ठीक है। यानी कि हम उसको टाइम टू टाइम डिस्पोज करते रहेंगे, क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। फिर क्या है, अपशिष्ट के निपटान के लिए प्राकृतिक शिविरों, मेलों और तीर्थ स्थानों के लोगों की भीड़ जैसी विशेष स्थितियों से निपटे। जब भी भीड़ इकट्ठी होगी, मेला लगेगा या कोई तीर्थ यात्रा है कहीं भी, जहाँ पर मतलब मनुष्य इकट्ठा होंगे वहाँ पे वेस्ट होना नॉर्मली बात है, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैनेजमेंट जो होगी तो वैसी स्थितियों से निपटेंगे। और क्या है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से निपटें। तो ये मतलब क्या है, अब सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज कैसे करेंगे, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो है उसको खत्म कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो कचरा है, ठीक है, रसोई से निकलने वाला, किचन में जो वेस्ट होता है गीला कचरा, इसको क्या करना है, हमने जल्दी से जल्दी हटाना है, इससे जल्दी से जल्दी निपटना है। क्योंकि ये क्या होता है, जो रसोई से अपना वेस्ट निकलता है ना, वो क्या करता है कि गिल्ला होता है, गिल्ला होने के कारण वो सड़ने और गलने जल्दी लग जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया वगैरह बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। इसलिए इसको जल्द से जल्द क्या करना है, हमने हटाना है। क्योंकि यह भंडारण पर सड़ जाता है, क्योंकि हम इसको स्टोर करेंगे तो सड़ेगा। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, अपशिष्ट खाद्य, जो सब्जियां वगैरह हमने बनाई है या उसके छिलके हो गए, सब्जी के छिलके और कार्बनिक पदार्थ हो गए अलग अलग, चाय पत्ती वगैरह होगी और होगी, जो किचन से निकलता है गिल्ला कचरा। फिर क्या है, कूड़ा करकट, इसमें क्या आ गया, सूखा कचरा, जो सूखा वेस्ट है, घरेलू कचरा होता है। जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं, बाहर से लिफाफे वगैरह लेके आगे सामान ले आए, सामान खा लिया पी लिया, फिर उसके बाद जो उसकी जो थैलियाँ वगैरह हैं, जो लिफाफे हैं, या फिर कोई और भी कागज़ के अखबार के जो भी हैं, तो वो क्या है, सूखा कचरा हो गया। कागज़, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु फेंकने वाले कंटेनर हो जाते हैं, कांच हो गया, कपड़ा हो गया, धूल हो गया, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, राख, खाना बना लिया हमने, लकड़ियाँ जला दी, उसके बाद जो बची है राख, ठीक है। तो फिर सड़क का कचरा हो गया, सड़क सफाई सेवाओं को या मेला ढोने वाली सेवाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है, ठीक है। जो मान लो सड़क पे कूड़ा करकट है, जैसे पत्ते हो गए, पेड़ पौधे सूखते हैं, उसके पत्ते आगे गिर गए, और क्या है, जानवरों की वीट होगी, गोबर हो गया, या जो भी है, मतलब ये सड़क का कूड़ा हो गया। फिर बाजार का कचरा, सड़ी हुई सब्जियां, जैसे सब्जी मंडी के आसपास देखोगे आप, वहाँ पे जो मान लो थोड़ा बहुत गला सड़ा वो फेंक देते हैं, तो वो गलने लग जाता है। तो एस्टवल लीटर से एकत्रित किया गया पशुओं का मल और बचा हुआ पशुओं का चारा, ठीक है। जो पशुओं का मल, जैसे गोबर वगैरह जो है, और उनका जो चारा सड़ जाता है, वो कुछ खाते हैं, नीचे जो बचा हुआ रह गया। फिर क्या है, औद्योगिक उत्पाद, जो फैक्ट्री वगैरह से निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे अत्यधिक विषैले अवयव पदार्थ शामिल हैं। उसके बाद ये तो है सॉलिड वेस्ट। उसके बाद क्या है अपना लिक्विड वेस्ट, तरल अपशिष्ट। उसमें क्या क्या है, मल मूत्र अपशिष्ट तरल, ठीक है। घरेलू व्यवहार, रसोई, कपड़े धोना, स्नान आदि, इनसे उत्पन्न जो हो रहा है वो क्या है, लिक्विड वेस्ट है। फिर सीवरेज, सीवरेज में क्या है, ठोस तरल पदार्थ मल मूत्र युक्त, ठीक है, अपशिष्ट प्लस मानव अपशिष्ट, यानी कि जो हम मल का त्याग करते हैं वो सीवरेज में आ जाएगा। और उसमें फिर क्या है, हजार्ड ऑफ इनप्रॉपर सॉलिड डिस्पोजल, यानी कि हमने अगर अच्छे से तरीके से उसको डिस्पोज नहीं किया तो उसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं। अपघटित कचरा क्या करेगा, मच्छरों, मक्खियों आदि के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के रूप में कार्य करता है। यानी कि इनप्रॉपर हमने उसको डिस्पोज किया, ढंग से नहीं किया, तो वो क्या करेगा, मक्खी मच्छरों को जन्म देगा। दूसरा क्या है, कृंतकों, कीटों को आकर्षित करता है, जो कीड़े वगैरह होंगे, कीट पतंग हो गए, उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और क्या है, जल, मिट्टी और वायु तीनों प्रदूषण करेगा।
और क्या होता है, मानव मल संक्रमण का स्रोत है, क्योंकि जब हमने पीछे बात की थी कि जो मानव है, ठीक है, उसने मल कर दिया, उस अगर खुले में कर दिया तो क्या हुआ, मक्खियां वगैरह आई, उस पर बैठेंगी, दूसरे के खाने पे जाके फिर बैठ जाएंगी, फिर क्या है, उसको अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया वगैरह जो भी है तो वो दूसरे बंदे तक फैलाने में सहायक होता है। यानी कि मानव का जो मल है वो संक्रमण का स्रोत है। ठीक है, तो फिर क्या, मल के कारण होने वाली बीमारियां क्या है, आमतौर पे है थायराइड, पैराथाइड, बुखार, ठीक है, दस्त हो गया, पेचिस, हैजा, एस्केरियासिस, वायरल हेपेटाइटिस। ये आगे हम इसमें चैप्टर आएंगे ना जब डिजीज वाले, सारी बीमारियां हम लाइन से पढ़ेंगे डिटेल में। नहीं, इसमें भी आएगा, जो स्वस्थ वृत्त है इसमें आगे जब चैप्टर आएंगे तो उसमें हम लोग सारे डिजीज, बीमारियां, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जो भी होंगी सिलेबस में आपके, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। और क्या है, अपशिष्ट मौजूद रोगाणुओं को घरेलू मक्खियां, धूल आदि जैसे वाहकों और वाहनों द्वारा भोजन और पानी में पहुंचाया जाता है। वही बात है, मक्खी एक जगह से दूसरी जगह बैठी है तो वो क्या है, एक वाहक का काम किया, यानी कैरियर का काम किया उसने, इन्फेक्शन को ले जाकर दूसरे बंदे तक पहुंचाया है, तो वो क्या है, उसका साधन है, उसका वाहक है। फिर क्या है, कचरे के ढेर, एक क्या होगा, जैसे देखने में भी अगर आपके घर के आसपास कचरे का ढेर लगा हुआ बड़ा बड़ा, तो वो भी क्या होगा, गंदा लगेगा, देखने में भी गंदा लगेगा और उससे स्मेल भी आएगी। फिर क्या करेंगे हम, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट का डिस्पोज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या है, स्टोरेज यानी कि भंडारण, एक जगह अलग साइड में, मतलब पब्लिक एरिया से थोड़ा दूर, जो कूड़ा घर, बड़े बड़े कूड़ा घर होते हैं ना जहाँ पे पहाड़ बना लेते हैं पूरे, तो वहाँ पे स्टोरेज करेंगे। और क्या है, गैल्वेनाइज्ड स्टील डस्टबिन, कुछ स्टील के डस्टबिन होते हैं जिसमें जिंक की परत भी होती है, उससे क्या है, जर नहीं लगता उसको, ठीक है, तो वे क्या है, ढक्कन के साथ बंद डिब्बे होते हैं जिससे कि स्मेल वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह जो बाहर ना आ सके। उसके बाद क्या है, कागज की बोरियां, पश्चिमी देशों द्वारा उपयोग की जाती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें क्या किया जाता है, कागज की बोरियों का यूज किया जाता है, उसमें कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। फिर क्या है, सार्वजनिक डिब्बे, यानी कि पब्लिक एरिया में जो बड़े बड़े बॉक्स रख दिए जाते हैं सरकार के द्वारा कि आप कूड़े को खुले में मत डालो, जो भी कूड़ा है उसको उस डिब्बे में, उस बॉक्स में डालो। लेकिन अपने लोग क्या करते हैं, अगर डब्बा पड़ा है फिर भी बाहर ही फेंकेंगे। पब्लिक एरिया में हम लोग देखते हैं नॉर्मली डब्बे खाली रहते हैं या थोड़े बहुत डाला हुआ उसमें, बाकी सारा आर बार वहाँ पे फिर वो जो पशु आते हैं, गाय वगैरह, वो उनको वो क्या करते हैं, जो लिफाफे हैं और जो भी चीज़ें वो मतलब जो उनके लिए हानिकारक है वो भी खा जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आम इंसान की होनी चाहिए कि जो वेस्ट हम प्रॉपर, अगर अकेले सरकार भी सब कुछ नहीं कर सकती जब तक नागरिक भी जागरूक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सरकार ने अपना फर्ज निभा लिया वो बॉक्स रख के, फिर आगे का काम किसका है, पब्लिक का है, आम नागरिक का है कि हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को कैसे हमने साफ सुथरा रखना है। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न जो कंट्रियाँ होती है वो क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। जब आप विदेशों में देखोगे तो वो खा पी के कोई भी एक छोटा सा भी पेपर वो मतलब वैसे बाहर नहीं फेंकते, अपने पास या तो अपने किट में रख लेंगे, फिर उसको प्रॉपर डिस्पोज करते हैं। लेकिन अपने वाले बंदे क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी खाया पिया फेंक दिया, अगर सरकार ने डब्बे भी रखे होंगे तो उसमें नहीं डालेंगे, उसको बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, संग्रहण, कलेक्शन करनी है। कलेक्शन कैसे होगी, आपके घरों में, मतलब शहरों में तो जो गाड़ियां चली हुई हैं, घर घर से क्या करते हैं, वो कूड़े को इकट्ठा करके लेके जाते हैं। अब गांव में भी है क्या आपके, कहीं आती है क्या गाड़ियां घरों में, नहीं आती? हाँ सेठ, हाँ नगर पालिका, हाँ नगर परिषद, जैसे हमारे वहाँ सिरसा में हर मोहल्ले, हर उसमें एरिया में एक गाड़ी लगी है, वो सुबह आती है और सारा जो भी कूड़ा मोहल्ले वाले जो भी हैं वो उसके अंदर डाल देते हैं, वो ले जाके जो बड़ा कूड़ा घर बनाया होता है वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो घर घर संग्रह, यह सबसे अच्छी विधि है। सार्वजनिक सफाई कर्मियों द्वारा घर से कचरा एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और क्या है,
कचरा संग्रह वाहन, तो ये वही होगा जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने आपके मोहल्ले या एरिया में क्या किया है, बड़े सारे डब्बे रख दिए, फिर आपने उसमें कूड़ा डाल दिया, फिर वो क्या करेंगे, आएंगे और जो मतलब उनके जो होते हैं, हाँ वो जो जेसीबी टाइप उनकी मतलब होती है, तो वो उसमें डाल के अपने उसके अंदर मतलब ट्रॉली में डाल के ले जाते हैं कूड़े को। फिर क्या है, धूल रहित कचरा संग्रहता। पश्चिमी देशों में कचरा संग्रह वाहनों की नवीनतम तकनीक पूरी तरह से संलग्न बॉडी, तो मतलब वहाँ पे क्या है कि विदेशों में मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा, वो मतलब उनको बंदों को कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उसमें जैक वगैरह लगे होते हैं, तो उस तरह से वो अच्छी विधियाँ उनके पास हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर क्या है, डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या है, एक तरह कचरे का अंतिम निपटान। लास्ट में क्या करना है, पहले जैसे हमने स्टोरेज कर लिया, कलेक्शन कर लिया, अब उसको क्या करना है, हमने डिस्पोज करना है। तो डिस्पोज में क्या है, डंपिंग, पहला पॉइंट तो है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, कूड़े को हम जमीन के नीचे गाड़ते हैं ना, कूड़े को निचले इलाकों में डंप किया जाता है, आंशिक रूप से भूमि को भरने की एक विधि के रूप में। कई जगह बिल्कुल मतलब काफी गहरे गहरे गड्ढे से हैं, वहां पे कूड़े को ले जाके डाल देते हैं। फिर क्या है, जीवाणु प्रक्रिया। जीवाणु क्रिया के परिणाम स्वरूप कचरे की मात्रा कम हो जाती है, तो वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। जब भी आप कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर दोगे, वहां पे ह्यूमस होगी, और ह्यूमस होने के कारण क्या हो गया, वहां पे डीकम्पोजिशन शुरू होते हैं, बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं और उसको डीकम्पोज करना, उसको कूड़े को करकट को खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, कूड़ा अपने आप मात्रा में कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या, यह एक आसान तरीका है लेकिन सबसे अस्वास्थ्यकर तरीका है। अब हमने डाल दिया उसको, डीकम्पोजिशन और बैक्टीरिया के भरोसे छोड़ दिया, इतने में वो क्या है, जब गलने सड़ने लग जाएगा तो इन्फेक्शन भी फैलाने लग जाएगा, इसलिए उसको अस्वास्थ्यकर तरीका बोल रहे हैं, यानी कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो नहीं है क्योंकि उसमें एक टाइम लगने वाली प्रक्रिया है, हम बैक्टीरिया के भरोसे ही है, बैक्टीरिया इसको डीकम्पोज करके कम करेंगे, लेकिन तब तक गलने सड़ने से क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट में एयर है वो क्या हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी, और आसपास रहने वाले लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या है, स्वच्छ भूमि बराबर कंट्रोल पिटिंग। साफ सुथरे एरिया में पिटिंग करते हैं, लैंड फिलिंग करते हैं, यानी कि ये भी एक तरह से कूड़ा नीचे गाड़ते हैं, वही तरीका है। डंपिंग की उन्नत विधि, मतलब डंपिंग है लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका अच्छा है। इसमें क्या कर रहे हैं, इस विधि में सूखे और संघनित कचरे को खाई या अन्य तैयार क्षेत्र में मिट्टी के साथ परतों में बिछाया जाता है, उसके बाद यांत्रिक पिंडन किया जाता है। लेयर बनाई जाती है मिट्टी की, फिर कूड़ा डाल दिया, फिर लेयर बना दी, इस तरह से तरीके से ये करते हैं। तो फिर लास्ट में क्या करते हैं, ऊपर से उसको ढक भी देते हैं, लेयर बनाते रहते हैं मिट्टी की, जैसे कूड़ा डाल दिया, फिर मिट्टी डाल दी, फिर कूड़ा डाल दिया, फिर मिट्टी डाल दी, और लास्ट में भी उसको ढक देते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये कचरा निपटान के डिस्पोजल की संतोषजनक यानी कि एक अच्छी टेक्निक है। तो अब ये कह रहे हैं 7 दिनों के भीतर तापमान 60 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, जो सभी रोगाणुओं को मार देता है। 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जो क्या कहते हैं, बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। तो अब क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान यही है कि इसके लिए हमें एरिया बड़ा चाहिए, क्षेत्र हमें ज़्यादा चाहिए, और आजकल शहरों में तो एरिया कूड़ा घर बन, वो डीकम्पोज के भरोसे बैठे हैं, वो डीकम्पोजिशन के भरोसे ही है, जैसे अपन ने पहले बोला ना, इकट्ठा कर रखा है उन्होंने, तो वो बस उसी के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि बात वही है, जगह नहीं है। हाँ हाँ, जब अपने जैसे यहाँ सिरसा शहर में अब आज जाना शुरू कर दो आप, तो वहाँ पे भी जगह नहीं है। हमारे भी आसपास के एरिया में ऐसे डंपिंग पॉइंट बनाए होते, उसके लिए हमने भी आवाज़ उठाई थी, भाई हमको परेशानी होती है सारा दिन, तो वो हमको बोले कि आप हमें जगह बता दो कहीं पे, भाई हम कहाँ डालें, हमने कभी जहाँ मर्जी डाल लो, यहाँ नहीं डालना। तो बस वो बात वही है, शहरों में आजकल जगह नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब खुद देखोगे, जो आसपास के आजकल गांव थे ना, वो क्या है, उसको शहर के अंदर ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद क्या है, जो खेत होते थे ना, उनमें कॉलोनियाँ काट दी, खेत खत्म हो गए,
और जो गांव आसपास में लग रहे थे वो शहर के अंदर आ गए, उसको शहर में काउंट करने लग गए। तो बात वही है, पब्लिक बढ़ती जा रही है। और अगर मान लो जैसे यहाँ कूड़ा घर बनाया है तो हम बोल लेंगे, थोड़ा उधर आपके पास बना दिया तो आप बोलोगे भी यहाँ क्यों बना दिया, तो फिर जगह की दिक्कत है सरकार को। फिर तीसरा क्या है, इनिशिएशन और बर्निंग। ये क्या है, जलाना। इनिशिएशन और बर्निंग क्या है, जलाना। एक इनिशिएशन प्रोसेस होता था पहले, जब मैंने आपको बताया था डिस्पोजल सिरिंज नहीं चलती थी ना, तो क्या करते थे, एक गर्म वो हीटर सा होता था, जैसे वो लोहे वाली वो होती थी ये नीडल, तो नीडल को क्या करते थे, जैसे इंजेक्शन लगा दिया उसके अंदर डाल के उसको जला देते थे। सिरिंज जो नीडल होती थी उसको जला ही देते थे साथ के साथ, ताकि कोई और यूज ना कर पाए और इन्फेक्शन एक दूसरे से फैले ना। तो अभी ये क्या है, भस्मीकरण। उच्च तापमान पर शुष्क ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, यानी कि हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। बहुत उच्च तापमान पर, बहुत ज्यादा तापमान पे उसको कूड़े करकट को जलाएंगे। फिर क्या है, इसके लिए क्या है, जहाँ उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ पसंद की विधि है। अब बात वही है भाई, डिकम्पोजिशन के लिए कंटिन्यू हम जगह ढूंढने की जगह बनाएंगे, उससे अच्छा क्या करेंगे भाई, हमने कूड़ा इकट्ठा किया उसको जला दिया, स्पेस बन गया, फिर अगला कूड़ा आएगा उसको भी ऐसे लाके वहां पे जला देंगे। तो अब क्या है, अस्पताल का कचरा जो विशेष रूप से खतरनाक होता है, जो हॉस्पिटल वेस्ट है ना वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसमें क्या है, बीमारियां ही बीमारियां, इन्फेक्शन से रिलेटेड ही है। तो उसे भस्मीकरण द्वारा सबसे अच्छा निपटाया जाता है। तो अपने विकास कुमार, हॉस्पिटल में आप जॉब की ना हॉस्पिटल में, उसके अंदर आपने देखा होगा जो अलग अलग कलर के डब्बे होते हैं, है ना, बायो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, तो बायो वेस्ट मैनेजमेंट होती है। तो उसमें जो कौन कौन से कलर के डब्बे आपने देखे हैं, लाल और येलो, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, एक और भी होता होगा हमें, हाँ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो लाल वाले में हम कौन सा वेस्ट उसका डालेंगे, जो लाल बॉक्स है उसमें मतलब कौन सा वेस्ट डालते हैं अपन, ब्लड वाला, जिसमें मतलब ब्लड लगा हुआ हो ना, पट्टियां वगैरह हैं, ब्लड वाला उसमें नहीं डालेंगे अपन। जो भी ब्लड वाला होगा या फिर बंदे का कोई अंग हो गया है ना उससे रिलेटेड, वो येलो बॉक्स में डालेंगे अपन। जो पीला डब्बा होगा उसमें बंदे से लगी हुई पट्टियां, ड्रेसिंग, जो भी है, खून लग गया हुआ उसमें या कोई पार्ट है, तो वो क्या डालेंगे हम, येलो में डालेंगे। फिर रेड में क्या डालेंगे अपन, है सिरिंज, विकास बताएगा, विकास हॉस्पिटल वाला बंदा है, दो ही रखा। तो वो फिर जो बायो वेस्ट वाले आते नहीं वहां पे चलान काटने के लिए, अच्छा होता है यार ऐसे तो, क्योंकि ये चीजें भी मतलब टाइम टू टाइम चेक होती है बायो वेस्ट वालों की तरफ से। अच्छा, चलो फिर भी अपने को भाई आपकी नर्सिंग के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो फिर क्या है, जब आप मतलब ये एग्जाम में भी आते हैं, आप मान लो कल को कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उसमें ये क्वेश्चन हर फील्ड में मतलब एमबीबीएस से लेके नर्सिंग तक या छोटे लेवल तक हर एग्जाम में बायो वेस्ट जरूर पूछा जाता है। तो फिर रेड में क्या करेंगे हम लोग, जो प्लास्टिक वेस्ट होगा उसमें, जैसे आईवी सेट हो गया या सिरिंज होगी, है ना, ये डालेंगे। लेकिन सिरिंज की जो नीडल है वो उसमें नहीं डालेंगे, नहीं, ट्रांसपेरेंट वाले में जो तिखी चीजें होंगी, शार्प आइटम जो होगी वो किस में जाएंगी, ट्रांसपेरेंट वाले में, ठीक है। और जो आप ब्लैक बता रहे हो उसमें नॉर्मली जो वो प्लास्टिक वगैरह आपने जो खाने पीने का जो होता है ना, मतलब नॉर्मली जो वेस्ट होता है घर वाला जैसा, वैसा वो डाल देते हैं। मेनली क्या है, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है, ब्लू नहीं, ट्रांसपेरेंट। अब चेंज हुआ कुछ, ब्लू भी था, चार है, तो क्या डालते हो चौथे में, ब्लू में, ब्लू में क्या डालते हो,
हम्म, तो वो तो आप रेड में डालेंगे। सिरिंज नहीं है, हाँ सिरिंज भी डलती है, लेकिन वो जो आपकी आईवी सेट वगैरह है, निफ्यूजन सेट वगैरह, वो भी उसमें डलेगा। तो फिर आ गया अपना, कहाँ थे, हाँ ये रहा, अस्पताल का कचरा क्या बताया, खतरनाक, भारत में यह एक लोकप्रिय विधि नहीं है, क्योंकि कचरे की काफी मात्रा में महीन राख या धूल होती है, जिसे जलाना मुश्किल हो जाता है। अब ये करेंगे जलाएंगे तो राख भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, नगर, इस विधि से सभी नगर पालिका अपशिष्ट का निपटान व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। मतलब वेस्ट तो अब मिक्स आ रहा है सारा, पता नहीं किस किस टाइप का आ रहा है, तो ये करेंगे इससे भी संभव नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये मैन्यूअर पिट, मैन्यूअर पिट क्या है, गड्ढे, खाद बनाने के लिए छोड़ देते ना पा, नीचे गड्ढे बना के उसमें डाल देंगे। इस विधि का उपयोग भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, मतलब गांव में करते हैं, ये वाली टेक्निक अपनाते हैं। खाद के गड्ढे व्यक्तिगत गृह स्वामी द्वारा खोदे जाते हैं, घरों में या खेत के एक हिस्से में क्या करते हैं, वो खोद के अंदर कूड़ा गाड़ देते हैं। केचुआ वाला तो वो तो है अपने, ये क्या कहते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट खाद होती है। कैसे बनती है, कंपोजिट खाद कैसी होती है, कंपोजिट खाद कौन सी होती है, कैसी होती है, देखिए कभी। केचुए का वेस्ट होता है वो, और उससे पहले वो मतलब केचुए कहाँ से लगते हैं वो, केचुए क्या खाते हैं ऐसा, मिट्टी, और जो अपने गाय भैंस जो गोबर करती है ना, वो आपा उस पर छोड़ देंगे, फिर वो केचुए खाते हैं, फिर जो वो वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट क्या होती है, कंपोजिट खाद होती है। जो लोग घरों में अपनी सब्जियां, कई जने क्या करते हैं, अपने खेत में एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं, उसमें अपने मतलब घर की सब्जियां खाते हैं ना, उसमें वो क्या करते हैं, जो ये यूरिया वगैरह और मतलब ऐसी खाद यूज नहीं करते, वो उसको कंपोजिट वाली जो होती है वो यूज करते हैं। तो मैन्यूअर पिट आ गया, गड्ढों में कूड़ा डाला जाता है, और हर दिन कूड़ा डालने के बाद उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। 6 महीने के भीतर कूड़ा क्या होता है, हुमस में बदल जाता है, ठीक है। फिर क्या है, पांचवा मेथड कौन सा है, वेरियल मेथड, छोटे शिविरों के लिए उपयुक्त है, जहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं वहां पे वेरियल मेथड को यूज करते हैं। गड्ढे का आकार क्या होता है, लंबाई चौड़ाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई चौड़ाई होती है गड्ढे की, और गहराई कितनी होती है, 2 मीटर तक उसको गहरा खोदा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, 1 मीटर की अगर खुदाई की है तो 7 दिनों के लिए वो क्या होता है, 200 लोगों के लिए प्रभावी हो सकती है। दिन के अंत में कूड़े को 20 से 30 सेंटीमीटर ढक दिया जाता है। तो ये एक और